क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 28 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और ये वाला जो करंट अफेयर होता है ये आपका प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यूपीएससी के अलावा और स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फैक्ट, कॉन्सेप्ट और कंटेक्स्ट और वैल्यूडेशन सब कुछ कराया जाता है। आज के जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है प्रोजेक्ट दंतक। क्या इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है किससे संबंधित है? नहीं आ रहा ना, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, समझ में आई बात। और WHO का E2025 इनिशिएटिव, ये मलेरिया संबंधित है। और आगे जानेंगे इसका विस्तार से क्या है, इसके बारे में आया है न्यूज़। अब लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट, लद्दाख में जो है आर्मी और HPCL मिलके और एक जो है NGO मिलके जो है लद्दाख के यूथ को जो है उनके माइंड्स को इग्नाइट करके उनको जो है बेहतर मतलब रोजगार दिलाना, सॉरी, और रोजगार दिलाना है और उनका जो है बढ़िया ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल बनाना है। ये वाली चीज़ है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन की देखिए, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मंगाए हैं। ये क्या चीज़ है इसके बारे में जानेंगे। और हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से स्पेस का जो है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिकॉर्न ब्लैक होल। यूनिकॉर्न ब्लैक होल, ब्लैक होल अलग चीज़ है, एक स्मॉलेस्ट ब्लैक होल मिला है, इसका नाम यूनिकॉर्न रखा गया है। समझ में आई बात। और आज का जो इम्पोर्टेंट डे है बड़ा बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर, EPFO के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य विश्व दिवस दिवस जो है, मतलब वर्ल्ड डे है आपका सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ठीक है, एक इससे रिलेटेड कोड भी आया है। सारे इसके जो कोड हैं, रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म है, ओनली करंट अफेयर जो चैनल है जिसपे आप रोज़ ये वीडियो देखते हो, इस पर सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, पूरा पूरा फ्री में पूरा कोर्स करा रखा है। इसको आप देखिए और फ़ायदा उठाइए। ठीक। और आप लोग बता दें, UPSC 2021 और EPFO 2020 का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है हमारा, जिसमें कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और कंप्लीट डाउट डिस्कशन होता है। उसमें सारे डाउट आपके क्लियर किए जाते हैं 1 to 1। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसके अलावा आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 856488053096960889 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। पहला देखिए जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट दंतक। अब ये समझो क्या है। भूटान में दंतक परियोजना की डायमंड जुबली मनाई जा रही है। ठीक, डायमंड जुबली कितने साल होते हैं कमेंट करके बताइए। अब क्या है, दंतक कुछ ये वॉलंटरी थे वहाँ के, और भूटान में क्या हुआ आप देखिए, कंटेक्स्ट मैंने बता दिया, आप कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक, वॉलंटरी सर्विस कई लोगों ने भूटान में दी। ठीक, और ये जो वॉलंटरी सर्विस दी, इसने भूटान की अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत बड़ा जो है इनका योगदान है। और इसकी वजह से भारत और भूटान के बीच में भी रिश्ते बहुत ही बेहतरीन होते रहे हैं, होते हैं और होते रहेंगे। ये जो है हमें मालूम है। दंतक जो परियोजना है जिसके अंदर वॉलंटरी सर्विस कई लोगों ने दी, ये इसका एक बहुत बड़ा जो है इनका योगदान है। ठीक, इंडिया के एम्बेसडर जो हैं भूटान में, रुचिरा काम्बोज जी, इन्होंने जो है सिमठोखा करके जो है जगह है, वहाँ पे दंतक मेमोरियल को जो है वहाँ पे जाए फूल वूल चढ़ाए, और सेक्रीफाइस जो दंतक ने दिए हैं जो पर्सनल ने, उनका ट्रिब्यूट, उनके सेक्रीफाइस, उनकी श्रद्धांजलि उनको दी। और भारत और भूटान की फ्रेंडशिप, दोस्ती बने रहे और बना आगे भी बने रहेगी हमेशा, इसकी जो है शुभकामनाएं दी एक दूसरे को। भूटान में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है का निर्माण 1200 से अधिक दंतक कर्मियों ने अपने जीवन का बलिदान देते हुए किया। मतलब बहुत ज़्यादा काम किया, वॉलंटियर सर्विस थी। ये प्रोजेक्ट दंतक जो है 24 अप्रैल 1961 में चालू होता। अच्छा, 24 अप्रैल को भारत में क्या होता है, अभी हम लोगों ने किया था पंचायती राज। यार रोज अगर आप कर रहे हो, इंटरलिंकिंग कर रहे हो इस तरीके से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी। मैंने आपको एक पेड ग्रुप में बताया भी है किस तरीके से, हाउ टू रिमेंबर थिंग्स फॉर लॉन्गर पीरियड। तो उस देखिए 24 अप्रैल आया, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। अभी तो यार 3-4 दिन पहले की बात है। तो प्रोजेक्ट दंतक जो है ये स्टैब्लिश किया गया 24 अप्रैल 1961 में। एज ए रिजल्ट ये जो आपका वहाँ की मैजेस्टी जो थी और थर्ड किंग जो थे, और जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों की लीडरशिप और मतलब ये इन लोग की बड़ा सोच थी कि मतलब ये प्रोजेक्ट दंतक चालू हुआ। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई वो कनेक्टिविटी को दी गई। कनेक्टिविटी क्या मतलब, रोड, सड़कें, ठीक है, और जो है ताकि इससे आर्थिक और सामाजिक जो है हमारा विकास हो और ग्रोथ हो भूटान का। दंतक जो है इसमें कई सारी मोटरेबल रोड्स किंगडम में बनाई गई, और दंतक ने जो है रोड कंप्लीट करी समद्रुप जोंगखार से लेके त्राशी गांग 1968 में। और उसी साल में थिम्पू जो है कनेक्ट किया गया फिंत शोलिंग
भाई दंतक, दंतक जो है आपका मैनी भूटनीस सॉरी भूटानीज जो है हैड बीन वॉलंटियर टू वर्क विद दंतक। इसको देखिए मजाक में मत लीजिएगा, भूटानीज है, ठीक है। और सॉरी, देखिए ये है कि इंडिया और इंडिया के कई सारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं भारत की, और जो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से, देखिए पाकिस्तान हो गया, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। श्रीलंका डायरेक्टली जुड़ता नहीं, आइलैंड है, और अफगानिस्तान भी है यहाँ पे, ठीक। एक शॉर्ट फॉर्म होता है बचपन, इसका क्या फुल फॉर्म है बताइए आप लोग, ठीक। सार्क और बिम्स्टेक के जो है कौन कौन से मेंबर्स हैं वो भी जरूर बताइएगा। BBIN मैप्स मैंने आप लोग को बताया था। देखिए कुछ नोटेबल प्रोजेक्ट जो हैं, जैसे पारो आइलैंड हो, एयरपोर्ट हो गया आपका, योन फुला एयरफील्ड हो गया, थिम्फू और तराशीगांग हाईवे हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, श्रेब टेल्स कॉलेज हो गया, कोंगलुंग हो गया, इंडिया हाउस एस्टेट हो गया। ये सब कुछ किसने बनाया है? दंतक में कई जो लोग थे जिन्होंने वॉलंटरी अपनी सर्विस देने की कोशिश करी। इसमें मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी दी गई थी इन लोकेशन पे, जो है कई सारे लोकेशन पे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये दंतक प्रोजेक्ट। भूटान से संबंधित, भूटान और भारत के बीच में अच्छे रिश्ते बनाए रहे, कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई गई, ये चीज़ यहाँ पे इससे संबंधित है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका WHO की E 2025 की पहल। देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है, उसने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ठीक, चिन्हित किए हैं कुछ 25 देश, उसमें से अफ्रीका में के 3 हैं, और उन्होंने ये लक्ष्य बनाया है कि 2025 तक मलेरिया को जड़ से मिटा देंगे, ठीक, इरेडिकेट कर देंगे। इसीलिए देखो क्या है, इरेडिकेट 2025 इनिशिएटिव है, मलेरिया से संबंधित है, WHO का है, 25 कंट्रीज, ठीक, ध्यान रखना, ठीक। ईयर भी 2025 है और कंट्रीज भी 25 हैं, और अफ्रीका से 3 है, ऐसे याद रखो, रहेगा ना। और अब देखो क्या हो रहा है कि कोविड की वजह से, कोविड से लड़ने की वजह से मलेरिया से जो हम लोग को एलिमिनेट कर रहा था, उन्मूलन करना था मलेरिया का, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। जो केसेस हैं वो भी बढ़ गए हैं, ठीक, ये सब फैक्ट दिए हुए मैं आपको एक साथ यहाँ बता दे रहा हूँ। केसेस हैं वो भी बढ़ गए हैं, और जो पेस एक चल रही थी कि मलेरिया को हम ख़त्म कर ले जाएंगे और अफ्रीकन कंट्रीज़ में अलग जगह, वो पेस में धीमा हो गया है, ठीक। तो टाइम लगेगा, ये चीज़ यहाँ पे, पूरी चीज़ यहाँ पे रिपोर्ट में बताई गई। रिपोर्ट का क्या नाम है WHO के द्वारा जो जारी की गई है, इसका नाम है जीरोइंग इन ऑन मलेरिया एलिमिनेशन, ठीक। मतलब मलेरिया के उन्मूलन के लिए हम बिल्कुल पिन पॉइंट करके देख रहे हैं कैसे क्या मतलब कर सकते हैं। 25 कंट्रीज जो हैं इसमें वर्क चल रहा था, लेकिन अभी डुअल थ्रेट हो गया, मलेरिया और कोविड-19 दोनों की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है, दोनों से निपटना पड़ रहा है ना यार, 2 फ्रंट पे लड़ाई करनी पड़ रही है, पेंडेमिक इतना बड़ा चल रहा है। WHO ने इस पे कहा है कि हम आपको विशेष समर्थन और तकनीकी मार्गदर्शन देंगे, और 2025 तक मलेरिया को जो है ख़त्म करके रहेंगे। अफ्रीका की जो 3 कंट्रीज़ हैं वो है बोत्सवाना, स्वातिनी और साउथ अफ्रीका। ऐसे में नहीं, अब पढ़ के नहीं, ऐसे नहीं, मैप बुक उठाइए, मैंने आपसे पहले शुरुआत में मैंने कहा भी था कई बार, रजिस्टर रखिए, मैप बुक रखिए, और जो भी लोकेशन आए उसको देखो, स्वातिनी कहाँ पर है, आपको अफ्रीकन कंट्री जो द्वीप है, महाद्वीप है, उस पर जाके देखिए, ठीक। जरूरी है ये सब लोकेशन, जितनी बार देखोगे उतना आपको याद रहेगा। आसपास की चीज़ें भी देखोगे, रिवर कौन सी है, पॉलिटिकल मैप देखो, फिजिकल मैप देखो, जरूरी है मेरे भाई, कर लो काम, ठीक। और देखिए 25 कंट्रीज जो हैं वो इंक्लूड करते हैं, वर इंक्लूडेड इन द WHO E 2020 इनिशिएटिव 2। अब ये 25 कंट्री, पहले E 2020 था, 2020 तक करना था, लेकिन कोविड भैया ने सारा गेम बिगाड़ दिया। अब 2025 5 साल आगे बढ़ गया। मलेरिया जो अफ्रीका में है वो करीबन जो दुनिया में डेथ होती है, मान लीजिए 100 डेथ होती, तो उसमें से अफ्रीका में अकेले 94%, यानी 94 डेथ हो जाती हैं मलेरिया से संबंधित अफ्रीका में। और रिसेंट एविडेंस ये बताता है कि जो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम, ये पैरासाइट जो है, इसकी वजह से मलेरिया होता है। इसमें जो है ड्रग रेजिस्टेंट म्यूटेशन हो गया है। ये जो परिजीवी है, इसने जो ड्रग इसको मारने के लिए दी जाती थी, उससे अपने आप को क्या कर लिया, म्यूटेट कर लिया अपने जीन्स को। तो उससे क्या हो रहा है कि अब इस ड्रग का जो प्रभाव है, जो असर है, इस वाले प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम जो परिजीवी है, पैरासाइट है, इस पे नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंट हो गया है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ है द प्रोग्रेस रिपोर्ट जो इनकी दी गई साउथ अफ्रीका की। अब देखो कंट्रीज़ की बात हो रही है, 3 कंट्री कौन कौन से थे, साउथ अफ्रीका, स्वातिनी और आपका बोत्सवाना। तो साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, एक कोविड-19 का एक बहुत बड़ा जो है हॉटस्पॉट भी है, जैसे मैंने आप लोग बताया था। जो कोविड-19 का जो म्यूटेशन हुआ, 3 स्ट्रेन है, एक कौन सा है, ब्राज़ील वाला सबसे खतरनाक है ये, फिर आपका साउथ अफ्रीका है, और एक UK वाला है, ठीक है। तो
अब ये हॉटस्पॉट भी है साउथ अफ्रीका, और जो है कोविड-19 का, इसकी वजह से मलेरिया के केसेस भी अब इंक्रीज़ हो गए हैं 2019 से। अगर 2020 में आप कंपैरिजन करोगे तो 44% तक बढ़ गए हैं। बोत्सवाना में भी कोविड-19 की वजह से 5 गुना तक बढ़ गए हैं केसेस मलेरिया के। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, होता है। जैसे माइग्रेशन ये हो ज़्यादातर क्या देखा जाता है, रूरल से लोग अर्बन एरियाज़ में जाते हैं। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हो रहा है, तो लॉकडाउन से बचने के लिए लोग क्या है कि अब शहर से वापस रूरल एरियाज़ में जा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मलेरिया के केसेस हैं वो बढ़े हैं। ये चीज़ बताई गई है यहाँ पर रिपोर्ट में, ठीक। और जो 2 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, 13 में से 21 कंट्री जो अंडर आती हैं E2020 इनिशिएटिव वाले में, ये 2 कंट्री कौन से, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, ठीक। ये अपने जो टारगेट थे 2020 तक नहीं कंप्लीट कर पाए, और जो है करीबन 39 जो कंट्रीज़ हैं वो मलेरिया फ्री हो गए फरवरी 2025 फरवरी 25 2021 तक। और WHO के द्वारा, मतलब 39 कंट्री, 39 कंट्रीज़ वर मलेरिया फ्री हो गए हैं। और 87 कंट्रीज़ जो हैं मलेरिया के साथ में, जहाँ पर 46 ने रिपोर्ट किया है 10,000 से कम केसेस 2019 में। अगर कंपेयर किया जाए इसको तो 26 कंट्री थे आपके 2000 में, जहाँ पे 10,000 से कम जो है, तो मतलब ये बढ़ी है। देख रहे हो, 26 थे पहले, अब क्या हो गया है, 46 कंट्रीज़ हो गए, ठीक। और 87 कंट्री में देखा गया कि मलेरिया है, 46 में देखा गया कि 10,000 से कम मलेरिया केसेस आए 2019 में। यहीं 46 देश नहीं थे, 2000 जब था साल, तब सिर्फ 26 थे। WHO जानते ही हो आप, स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशन की, और रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक हेल्थ, अंतर्राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य जो है हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य, उसके लिए जिम्मेदार कहता है। ये 7 अप्रैल 1948 में बनाया गया था, वर्ल्ड हेल्थ डे भी इसको मनाया जाता है। जनेवा में इसका जो है हेडक्वार्टर है, और ये 6 सेमी ऑटोनोमस जो रीजनल ऑफिस इसके हैं, 150 फील्ड ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक। खतरनाक। WHO इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। देखो WHO और WTO, ये इनसे क्वेश्चन, WHO तो नहीं, वैसे हर साल WTO से क्वेश्चन एक ना एक तो आता ही आता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स पहल, ये प्रोजेक्ट है लद्दाख के यूथ का। अच्छा, कंटेक्स्ट समझ लेते हैं पहले, देखिए संदर्भ में। एज पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी ये इनिशिएटिव ले रहा है। लद्दाख के जो यूथ है, जो युवा हैं, उनका बेहतर फ्यूचर बन सके, भविष्य अच्छा हो सके, इसलिए लेह में जो कॉर्प्स है इंडियन आर्मी के, उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग करी है HPCL के साथ में, ठीक। ये दोनों लोग हो गए मिल के, और उसके साथ ही साथ एक NGO है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षिक विकास संस्थान, ठीक। तो ये पूरा संगठन, तो ये पूरा इसका फुल फॉर्म है, और लेह में 26 अप्रैल को चालू किया गया है ये लद्दाख के युवा के लिए, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए एक जो है एक नया इनिशिएटिव लिया गया। कौन कौन इन्वॉल्व है, आर्मी, HPCL आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये NGO नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। समझ में आ गई चीज़, याद तो हो ही जाता होगा, मैं इतनी बार तो बोल देता हूँ। लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स पहल के बारे में अगर आपको समझना है तो ये है कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस और वेलनेस सेंटर ये बनाए जाएंगे, ठीक। और यूथ जो है सुधारा जाएगा लद्दाख का। और इनको क्या है यार कि एक फुल टाइम 12 महीने के पीरियड में फुल टाइम प्रोग्राम होगा, मतलब वहीं पे ये लोग रहेंगे, इनको मेंटोर किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, किस किस एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, मेडिकल एग्ज़ाम के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए इंडिया में जो होने वाले हैं। 12 महीने एक घर है, घर में जाओ आप, अपना वहीं पे सब लोग रहो, और जो है बिना वो की खूब पढ़ाई करते हुए, गाइडेंस मेंटोरशिप ये लेते हुए आप लोग मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए जो एग्जामिनेशन एंट्रेंस वाले उसकी तैयारी करो, ये वाली चीज़ है, ठीक। प्रोग्राम को NGO नायडू, और ये कानपुर बेस्ड है, ये इसको जो है कार्यान्वित करेगा। और इसके बाद जो है ओवरऑल इसका ऑपरेशन जो भी होना है, जो भी चीज़ें चलेंगी, परिचालन होंगी, उसकी देखरेख HPCL भी करेगा, आर्थिक सहायता भी देगा, ठीक। और इसमें जो है कंट्रीब्यूशन जो आपका नायडू है, ये एक तरीके का नीडू जो बोलो इसे, कानपुर बेस्ड है, और ये इसमें जो है पहचान भी करेगा कि कौन पात्र है इस प्रोग्राम के लिए, एग्जीक्यूट भी करेगा, लागू भी करेगा इस प्रोग्राम को, और मेंटोर, गाइडेंस, किड्स के लिए, सब के लिए, मतलब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक। अब देखो 2 चीज़ें हैं अब ये क्यों ज़रूरी है, आपको मूल आधारित शिक्षा बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियर जो है एनर्जी है, ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी है,
इसका उपयोग जो है कैंसर को मारने के लिए रेडियोथेरेपी में भी हो सकता है, पावर जनरेशन में भी हो सकता है, अच्छे अच्छे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हो सकता है। लेकिन आपकी अगर मूल आधारित शिक्षा नहीं है तो आप क्या करोगे, इसका बम बनाओगे। ठीक, और बम बना के इससे हमारी जो मानवीय जो संस्कृत वो है, पूरा सिविलाइजेशन है, उसी को ही, सभ्यता है, उसी को ही ख़त्म करने की कोशिश करोगे। तो वैल्यू बेस्ड, अब ये इसके और एग्जांपल समझा देता हूँ। जीएस पेपर 4 जो आपका है एथिक्स वाला, उसमें इसके एग्जांपल रख सकते हो। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, बहुत इसको पॉइंट लिख सकते हो आप, ऐसे में भी लिख सकते हो कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जरूरी क्यों है। आप अगर आपको ऑनेस्टी शुरुआत से ही आपके अंदर नहीं डाली गई तो आप हमेशा जो है करप्शन की तरफ आसानी से मुड़ जाओगे। आपके अंदर अगर एम्पैथी नहीं डाली गई, ठीक, एम्पैथी मतलब आप दूसरे का दर्द ऐसा समझो जैसे आप खुद फील कर रहे हो। ठीक, एम्पैथी नहीं है, आपके अंदर कंपैशन नहीं है, तो आप एक अच्छे एस्पिरेंट भी नहीं बन सकते। आप कंपैशन का मतलब होता है कि एम्पैथी तो है ही है, प्लस मान लीजिए किसी को दर्द हो रहा है, आपने देखा, समझा कि हाँ हाँ आपको कोई भूखा है, आपको भी भूख लगी काफ़ी, मतलब समझा कि यार हाँ कितना इसको पीड़ा हो रही होगी। लेकिन कंपैशन एक स्टेप आगे है। कंपैशन आपको ये बताता है कि मुझे इसकी पीड़ा को खाली पहचानना और फील ही नहीं करना है, हमें उसकी पीड़ा को ख़त्म भी करना है। तो कंपैशन में क्या है, एक एक्शन वाला भी जो एक पार्ट आ जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो वैल्यू एजुकेशन अगर है तो ये काफ़ी कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि लोग फिर उनको बताना नहीं पड़ता, वो वॉलंटरीली खुद ही करते हैं, ऑटोमेटिव प्रोएक्टिव हो जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो यूथ के लिए काम किया जा रहा है, देखो वही सारी चीज़ें हैं। नेतृत्व क्षमता बढ़ानी है, व्यक्तिगत विकास करना है, व्यावसायिक प्रशिक्षण करना है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, उनको मानव संसाधन बनाना है। ठीक, उत्पादक मानव संसाधन बनाना है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको ह्यूमन पूंजी बनाना है, यानी ह्यूमन कैपिटल बनाना है। 9th क्लास एनसीईआरटी में ये वाला कॉन्सेप्ट है। बताइए ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ठीक, तो ये यह परियोजना कैसे सहायक होगी, क्या भैया हेल्पफुल कैसे होगी, बना तो रहे हो। इंडियन आर्मी ने एम्फेसाइज किया है कि हम इनको कौशल तो देंगे, इसका प्रशिक्षण भी देंगे, साथ ही साथ ऐसा कौशल देंगे कि इनको रोजगार मिले। ठीक, डिग्री लेके जो है फाइल में लगा के बेचारे दौड़ने वाली एजुकेशन या फिर डेवलपमेंट कौशल नहीं देंगे, हम ऐसा देंगे कि बेरोजगारी ना रहे इनके अंतर्गत, ये रोजगार इनको मिले। और जो अंडर प्रिविलेज जो सेक्शन है, जो हाशिए पे हैं, जो समुदाय हैं, जो सेक्शंस हैं यूटी ऑफ लद्दाख के, उन सबको मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करेंगे, मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करेंगे। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि लोकल्स और इंडियन आर्मी का लगातार इंटरेक्शन बढ़ रहा है, और इंडियन आर्मी चाहता है कि वहाँ पे जो है सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। ठीक, तो ये चीज़ है, यूथ को इन्वॉल्व करोगे, यूथ ही देखिए, युवा जो होता है वो वही दिशा चेंज करता है। युवा को अगर आप उल्टा कर दो तो वायु हो जाता है। ठीक, वायु जितनी धीमे चलती है उतना नॉर्मल, जितना मध्यम चले उतना ठीक है। अगर ये तेज हो गई तो आंधी बदल जाती है और फिर अच्छे अच्छों को उखाड़ देती है। युवा को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। सब इस देखिए, एनर्जी इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। एनर्जी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कि ये इधर जा रहा था अब इधर मोड़ दो, इसको रेगुलेट कर सकते हो। एनर्जी वो निकलेगी निकलेगी ज़रूर। अब वो एनर्जी आपके खिलाफ जो है काम करने में निकले या फिर देश के लिए काम करने में निकले, ये डिपेंड करता है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो किस तरीके से जो है नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनना इसे और समझना। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। इसमें क्या है कि इंडिया में कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो हुई है, ख़राब हुई है, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है। तो इसलिए इंडिया ने इंपोर्ट किए हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है आपके कहाँ से, बाहर से करेंगे, क्योंकि हम लोग तो तब कुआं खोदते हैं ना जब हमें प्यास लगती है, हम पहले से प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते हैं। इंडिया में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी भारत को बहुत बड़ा महान देश मानता हूँ, है, और इसमें पूरी कैपेबिलिटी भी है। मैं अपनी तरफ से जितना कार्य हो सकता है वो कर भी रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि इंडिया में क्राइसिस मैनेजमेंट का जो है, ये सारे वर्डिंग्स मैं देता हूँ ना, ये आपको लिखने चाहिए ऐसे वैसे सब में। क्राइसिस मैनेजमेंट करने की आदत है। ठीक, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म हो गया तब एलपीजी रिफॉर्म की याद आई। ठीक है, जब जब आपका पीएनबी और ये सब लोग नीरव मोदी और ये सब जो है, मोदी जब चोर जो भाग गए, तब आपको बैंकिंग रिफॉर्म की याद आई। ठीक, तब आपको जो है वो उसमें रिफॉर्म बाद में। तो प्रोएक्टिव क्यों नहीं है, बल्कि ऐसा तो है नहीं कि ये जो हमें हमारे पास जो मिस्टेक होती है वो दुनिया में नहीं हो रहा है। दुनिया में उसके सॉल्यूशंस हैं, लेकिन हम लगाते नहीं। हम तब लगाते हैं जब जो है थू हो जाती। ये चीज़ है। प्रमुख बिंदु यहाँ पे यही है कि कई सारे 10,000 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का ऑर्डर दे दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसको नेक्स्ट वीक में भेज देगा। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर क्या होता है, एक मेडिकल डिवाइस है। ये जो कंसनट्रेट्स ऑक्सीजन होते हैं एम्बियंट, मतलब हवा से ऑक्सीजन को कंसनट्रेट कर लेगा।
ठीक, आपका एटमॉस्फेरिक एयर में आपको पता है कि 78% जो है नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी 1% में बाकी आर्गन, नियॉन, ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन होती है, मतलब एयर होती है। ठीक, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या करता है कि ये एयर से ऑक्सीजन को फिल्टर कर लेगा। ठीक, और उसको जो है नाइट्रोजन को वापस फेंक और उस ऑक्सीजन को रोक लेगा और फिर ऑक्सीजन को कंप्रेस करते हुए, यानी कि जो है उसको दबाव बनाते हुए और फिर डिस्पेंस कर देता है कैनुला। कैनुला के जरिए एक मतलब उसमें टूल है, वो समझ लीजिए इतना कि पहले कंप्रेस कर लेगा, रोक लेगा। ठीक, और उसके बाद जब ये फैला के कैनुला के थ्रू जो है ये आपको 90 से 95% प्योर ऑक्सीजन दे देता है, जो भी जिसको भी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें, प्रेशर वॉल्व भी इसमें होता है, कंसंट्रेटर ये हेल्प करता है सप्लाई देने में ऑक्सीजन की, और 1 से 10 लीटर प्रति मिनट जो है आपका ऑक्सीजन देता है। आप देखो कंपैरिजन करते हैं कि भैया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और क्या प्योर इनफ है, या फिर जो मेडिकल ऑक्सीजन आती है, जो लिक्विड एलएमओ, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो आती है, क्या उतनी प्योर है, क्या नहीं है? पहली बार बता दें, बिल्कुल नहीं है। ठीक, 90 से 95% देखिए बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ भी बात हो रही है कितनी, 99%। तो इसलिए इन्होंने ये कहा है कि जो माइल्ड, जो मध्यम पेशेंट हैं, ज़्यादा गंभीर पेशेंट नहीं है, उनके लिए ठीक है कंसंट्रेटर्स। ठीक, जहाँ पे ऑक्सीजन का सिचुएशन, जो ऑक्सीमीटर आता है ना, उसमें 85 के ऊपर है, तो भैया आप लगा दो ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आईसीयू में पड़े हुए हैं लोग, ऑक्सीजन की उनको ज़्यादा कमी है उनके अंदर, तो उनको लिक्विड मॉडिफाई, ये मेडिकल ऑक्सीजन ही दीजिए, जिसकी जो प्योरिटी है वो भी अच्छी है, 99% तक है। और जो कंसंट्रेटर है वो कैसे डिफरेंट है ऑक्सीजन सिलेंडर से जो और एलएमओ से, तो देखिए एक तो वहाँ पे क्या था कि 1 से 10 लीटर तक दे रहा था ऑक्सीजन प्रति मिनट। ठीक, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है आपका सिलेंडर का ऑल्टरनेटिव बढ़िया विकल्प तो है, लेकिन ये 5 से 10 लीटर ही ऑक्सीजन प्रति मिनट दे पाता है। वहीं अगर क्रिटिकल पेशेंट को आप देखो तो उसे चाहिए 40 से 50 लीटर प्रति मिनट चाहिए ऑक्सीजन, समझ रहे हो? तो ये जो मध्यम बीमार, रूप से बीमार है, उनके लिए सही है। कंसंट्रेटर जो है पोर्टेबल, अच्छा आप इसको कहीं पे भी ले भी जा सकते हो, लेकिन एलएमओ को कहीं ले नहीं आ सकते हो, आपको उन्हें अच्छे से स्टोर करना पड़ता है और ट्रांसपोर्ट भी ऐसे करना पड़ता है जो क्रायोजेनिक टैंकर्स हो। तो क्रायोजेनिक मतलब कि -270 जो है डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे हो। ठीक, तो इसलिए कंसंट्रेटर तो आसानी से आप ले जा सकते हो, ठीक, स्टोर भी कर सकते हो, लेकिन एलएमओ को नहीं कर सकते इतना आसानी से। और दूसरा ये है कि जैसे कि सिलेंडर है उसको रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, रिफ़िल कर, जैसे कंसंट्रेटर है ये तो सीधे हवा से ले रहा है ना, एयर, जो एम्बियंट एयर है उससे ऑक्सीजन ले रहा है। लेकिन जो आपका ये एलएमओ वाले सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें तो आपको रिफ़िलिंग करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। ठीक, कंसंट्रेटर जो है, एक वैसे तो देखा है तो काफ़ी महंगे हैं, लेकिन इसमें एक बार पैसा लगता है। ठीक, एक बार पैसा लगता है, फिर उसके बाद जो है आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिलेंडर जो होते हैं ऑक्सीजन वाले, जो एलएमओ है, उनको बार बार रिफ़िल करानी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में खर्चा बार बार होता है और ज़्यादा हो जाता है, ये चीज़ है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल आपको मैं समझाऊं, जैसे सोलर पैनल होता है, तो क्या है, एक बार शुरुआती दौर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद जब एक बार लग जाता है तो भैया पैसा जो है एनर्जी का बहुत ही कम आ जाता है, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक, ये वाली चीज़ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑक्सीजन से काफ़ी जो है वो चल रही थी, तो अब सरकार ने एक निर्णय लिया है, उसमें क्या डिफरेंस है ये यूपीएससी पूछ सकता है कि बताइए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग आसानी से कर लोगे। यूनिकॉर्न ब्लैक होल ये अभी मिला है। देखिए एस्ट्रोनॉमर जो हमारे खगोलविदों ने आकाशगंगा में यानी गैलेक्सी में जो है आपका मिल्की वे में क्या ढूंढा है, छोटे ज्ञात, मतलब सबसे छोटे, सबसे स्मॉलेस्ट जो है आपका ब्लैक होल ढूंढा है, और इसका नाम क्या रख दिया, यूनिकॉर्न। ठीक, यूनिकॉर्न जो है स्टार्टअप को भी बोला जाता है। ठीक, ये क्या होते हैं, जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में होते हैं, उनकी बेसिक परिभाषा होती है, बताओ बताओ, वो ज़रूर बताना है आप लोगों को। ठीक, बता लोगे, मुझे पता है। यहाँ पे यूनिकॉर्न ब्लैक होल जो है, ये दुनिया दुनिया का क्या, पूरे मिल्की वे जो आकाशगंगा है उसका सबसे छोटा ब्लैक होल है, ध्यान रखना। ठीक, और ये इस तरीके का है कुछ, ये ब्लैक होल, सॉरी, ये रहा। ठीक है, और इसके बारे में अगर समझे तो ये, इसका जो मास है, जो हमारा सन है, सूरज है, उसका 3 गुना है खाली ये वाला ब्लैक होल। अभी बताता हूँ सिर्फ 3 गुना क्यों। आपको लग रहा है यार सन का 3 गुना होना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 3 गुना बड़ा है। और इसका जो साइज़ है ये, और ये इसकी वजह से काफ़ी डेंस भी है।
ठीक है, काफ़ी डेंस भी है कि, और ब्लैक होल की एक चीज़ बताइए, ब्लैक क्यों इतना काला इसको मतलब बोला जाता है कि इसमें प्रकाश भी जो है इससे बच नहीं पाता, इसमें गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल पुल जो होता है इतना ज़्यादा होता है, सब कुछ अपने अंदर घसीट लेता है, ये प्रकाश को भी घसीट के उसको भी ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें बोल रहा है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है इतना शक्तिशाली होता है कि इनसे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक, कोई भी मतलब अपनी चमक वाला जो स्टार होता है वो ये मतलब एक ल्यूमिनस स्टार है जिसका नाम रेड जाइंट ऑर्बिट है विद द ब्लैक होल। ठीक, जो एक ल्यूमिनस स्टार है कॉल्ड रेड जाइंट, वो ऑर्बिट करता है ब्लैक होल का। ठीक है, तो ये एक बाइनरी सिस्टम, मतलब दो ही लोग हैं, एक आपका जो है ब्लैक होल है और इसके जो है इसको ऑर्बिट कर रहा है एक ल्यूमिनस स्टार जिसका नाम है रेड जाइंट। ठीक, ये आरजी और कुछ नहीं है, यहाँ पे रेड जाइंट है, ये ल्यूमिनस स्टार है, मतलब खुद की इसकी चमक है। ये बाइनरी सिस्टम क्योंकि एक ही है और ये है। सोलर सिस्टम में क्या है आपका, एक तो सन है और उसके आसपास जो है 8 प्लैनेट है। ठीक, जो आपका डॉर्फ प्लैनेट है उसका क्या नाम है, प्लूटो। तो ये चीज़ है, तो ये इसका नाम जो रखा गया है V723 मॉन। ठीक, ब्लैक होल जो होता है ये लोकेटेड है हमारे यहाँ से, अर्थ से कितना दूर, 1500 लाइट ईयर। लाइट ईयर मतलब कि अगर आप इसको देखो, जो आपका जो लाइट की ट्रेवल करने की स्पीड होती है, एक साल में कितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल कर जाएगी उसको जो है एक लाइट ईयर बोलते हैं, और ये 1500 लाइट ईयर भारत अपना अर्थ से दूर है। ठीक, वाइल इट मे बी द क्लोजेस्ट वन टू अस, मतलब हमारे पास काफ़ी क्लोज हम कह सकते हैं लेकिन फिर भी बहुत दूर है यार। ठीक, 1500 लाइट ईयर दूर है हमसे। अगर कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो सबसे करीब जो सोलर सिस्टम है, क्लोजेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब हम, ठीक, वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक, जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब जो स्टार है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, 4 लाइट ईयर दूर है। और ये वाला कितना दूर था भाई साहब, 1500। ठीक है, और दूर होना ठीक भी है, नहीं तो पता चले घसीट लेगा हम लोगों को, इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है। ब्लैक होल जो है एक ऐसी जगह होती है ब्रह्मांड में जिसमें ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, लाइट भी इससे बाहर नहीं निकल पाती है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि जो कुछ भी आता है छोटी जगह में सब कुछ खींच लेता है। और ये तब होता है ज़्यादातर जब जो कोई तारा है वो जो है मर रहा हो, डाइंग हो, बिकॉज नो लाइट कैन गेट आउट। तो हम इसमें कुछ देख भी नहीं पाते हैं, जब कोई लाइट ही नहीं इसमें आ पाती तो हम इसको इसलिए ब्लैक होल बोलते हैं। दे आर इनविजिबल स्कोप स्पेस टेलीस्कोप। ठीक, विद स्पेशल टूल्स दे कैन हेल्प फाइंड ब्लैक होल्स। हमें देखो ब्लैक होल वैसे तो नहीं दिखते हैं लेकिन हमारे पास कई सारे जो है स्पेस टेलीस्कोप हैं जिनकी वजह से, इनके स्पेशल टूल हैं जिनकी वजह से हम ब्लैक होल को देख पाते हैं। कैटेगरी देखिए ब्लैक होल की क्या क्या होती हैं, 3 कैटेगरी हैं। एक तो स्मॉलेस्ट वन है, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। ठीक, ये जो है आपके स्टेलर मास ब्लैक होल जो है ये फॉर्म कैसे होते हैं, एक स्टार के अपने गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से जो कोलैप्स हो रहा है स्टार सिंगल, ठीक, उसकी वजह से जो स्मॉलेस्ट जो आपका ब्लैक होल बोलता है उसको बनता है, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। वहीं जो बड़े बड़े ब्लैक होल हैं, ठीक है, सुपर मैसिव इनको बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, गैलेक्सी के सेंटर में ये होते हैं, 26,000 लाइट ईयर दूर अर्थ से हैं और 4 मिलियन टाइम जो है ये सन के मास के होते हैं। आप समझना, 40 लाख गुना सन के मास से ज़्यादा है। अब हमारा जो यूनिकॉर्न की बात हुई थी वो कितना था, 3 गुना था। और इसके बीच में जो है कई सारे जो है आपका ये यूनिकॉर्न के बीच में और सुपर मैसिव के बीच में जो है, बीच में जो आते हैं इनको इंटरमीडिएट बोला जाता है। अगला जो हमारा सेक्शन है उसका नाम है कॉमन का एएसपीसीएस, और ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन पढ़ते नहीं, पढ़ के किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इसकी ट्रिक्स, इसकी मेथड्स को समझते हैं और किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए वो भी समझा जाता है। वर्ल्ड का इम्यूनाइजेशन वीक हुआ और ये इससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ये पहले हफ्ते में बनाया जाता है मई के। देखिए स्टेटमेंट गलत है, पहला गलत तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, और इसलिए जो है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आपका डी आंसर हो जाएगा। ये पहले हफ्ते में नहीं, अप्रैल के लास्ट हफ्ते में होता है। ठीक, कि आपका टीकाकरण का जो हफ्ता है वर्ल्ड का, इसकी थीम इस बार की क्या है कि जो वैक्सीन है वो हमको पास में बुला रही है। ठीक, वैक्सीन ब्रिंग्स हम क्लोजर। लेकिन हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, वैक्सीन की वजह से कि देखो कितना यूएस के पास है लेकिन वो
दे नहीं रहा है। अगला जो हमारा जो है कि ये प्रमोट करता है यूज़ ऑफ वैक्सीन, बिल्कुल सही बात है। तो 2 और 3 आपका सही होगा। अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया जाता है। अगला जो हमारा टॉप वो है क्वेश्चन है कि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, ठीक, ब्लेड टेक्निक, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्निक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। देखिए, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जो है ये मैन्युफैक्चर किया जाता है निकल बेस सुपर एलाई कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग हाई टेम्परेचर, मतलब कई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी सिंगल क्रिस्टल ब्लेड को आप बना सकते हो, मतलब विनिर्माण कर सकते हो इसका, निकल बेस सुपर एलाई जो है उसकी उस पे दम पर। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थोड़ा बाउंसर आपको लग सकता है लेकिन सही स्टेटमेंट है। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जो है इसका यूज़ होता है रिलायबल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के लिए। हेलीकॉप्टर का जो है रिलायबल ऑपरेशन हो सके, मतलब उसमें कोई दिक्कत ना आए, ज़्यादा भरोसे के साथ काम कर सकें, जो कि हेलीकॉप्टर कहाँ यूज़ होते हैं, रणनीतिक या और डिफेंस एप्लीकेशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा सही है, तो ये हो गया और यही वाला ऑप्शन भी हो जाए क्योंकि सही पूछा गया है। और इसको जो है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की टेक्नोलॉजी जो है डीआरडीओ ने बनाई है, ना कि इसरो ने, तो इसलिए थर्ड वाला गलत हो गया और सेकंड वाला सही, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ने बनाई है। ये टेक्नोलॉजी देखो चाइना के पास नहीं है, जो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो सुरक्षा परिषद है, उसमें 5 हैं मेंबर, परमानेंट मेंबर, जिसमें से चाइना भी है। चाइना को हटाकर इंडिया जोड़ दो इसमें, इस वाली टेक्नोलॉजी के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी डीआरडीओ की तरह जो बनाई गई। बाकी यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है। ठीक, और ये इनके पास ही कैपेबिलिटी है, क्षमता है कि ये विनिर्माण कर पाते हैं सिंगल क्रिस्टल कंपोनेंट्स का। और इसी के साथ में हम लोग आज का सेशन खत्म होता है। लाइक का बटन तोड़ डालो आज, मैं तो कहता हूँ, इतना बढ़िया आज जो है सारा कुछ आप लोग पढ़ा है। और रोज़ आप लोग के लिए जो है मैं इस तरीके से सुबह 6 बजे पूरे अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एस्पिरेंट को जानना चाहिए, प्रीलिम्स, मेंस और आपका यूपीएससी, ईपीएफओ, सीएपीएफ, स्टेट पी से एग्जामिनेशन, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए जो मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, ताकि आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती रहे। और अगर आप लोग को यूपीएससी और ईपीएफओ का कंप्लीट पेड ग्रुप चाहिए या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चाहिए, तो आप लोग इन 2 नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, 85648805609606060890 पर। चलिए, कल आप लोग से फिर मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।